हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आप सभी के टेस्ट एग्ज़ाम और रिवीजन की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक साथ सारी चीज़ें कराना मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही करा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये प्रिपरेशन शुरू करी है हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन सभी के इंटरनल एग्ज़ाम्स और टेस्ट होते रहते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे चैप्टर्स रखे जाते हैं। अब कभी क्या रहता है, जैसे सबसे पहले आपका UT1 आएगा, तो UT1 में आपके पास कुछ चैप्टर्स आएंगे, फिर टर्म 1 में कुछ आएंगे, फिर UT2 में आएंगे, और भाई टर्म 2 में तो आपका पूरा फाइनल पेपर होता है, पूरा का पूरा सिलेबस आता है, उसमें कुछ भी कट शॉर्ट नहीं किया जाता। तो अब ये होता है कि भाई कभी होता है कि आपसे एक चैप्टर आ रहा है, मान लीजिए आपकी एक बुक है कृतिका, उससे एक चैप्टर आ रहा है UT में, तो आपको वो पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, कैसे करें? तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए शुरू किया वन शॉट। ठीक है, तो आपके लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्षितिज बुक के आपके जो 13 अध्याय थे, इन सभी के चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब हम आज से शुरू कर रहे हैं अपनी सेकेंड बुक कृतिका भाग 1। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स A के स्टूडेंट्स के लिए। तो कोर्स B के स्टूडेंट बिल्कुल भी खफा नहीं हो, कोर्स A के हैं इस बुक के 3 अध्याय। ठीक है, इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी। जैसे ही ये 3 चैप्टर मैं ख़त्म कराऊंगी, मैं इसके बाद कोर्स B स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, तो कोर्स B के भी चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी, तो निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आज शुरू कर रहे हैं अपनी सेकेंड बुक कृतिका भाग 1, और आज लेकर आई हूँ उसका पहला अध्याय, इस जल प्रलय में। तो ये जो हमारे सामने चैप्टर है, ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्टाज में लिखा गया है। ठीक है, इसकी लेखन शैली एक रिपोर्ट की तरह है। यहाँ पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने पटना में आने वाली बाढ़ का जो दृश्य है वो हमारे सामने उकेरा है कि भाई इस तरीके से बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा था, वहाँ के लोगों का क्या जो है वो रूप था, ये सारी चीज़ें। इससे पहले भी हमारे लेखक बाढ़, वैसे तो बाढ़ पीड़ित वो पहली बार बन रहे थे, लेकिन बाढ़ में जो है वो मददगार वो पहले भी कई बार बन चुके थे। ठीक है, तो उन सभी का उन्होंने यहाँ पर हमें वर्णन किया है। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, यहाँ आपको मैं सिर्फ इसकी समरी समझाऊंगी, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत जगहों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वन शॉट पढ़ लिया, चैप्टर रेडी हो गया। ये गलती मत करिएगा। वन शॉट जो रहते हैं ये सिर्फ रिवीजन के लिए रहते हैं, लेकिन किसी भी चैप्टर को अगर आपने डिटेल में जानना है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम इसको कट शॉर्ट करके आपको चीज़ें समझाते हैं कि चैप्टर आपकी समझ में आ जाए कि चैप्टर में है क्या। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं कहूँगी डिटेल में चैप्टर, डिटेल एक्सप्लेनेशन से देखो, NCERT बुक से पढ़ो, और ये सारी जो हमारे वन शॉट रिवीजन रहते हैं एग्जाम और टेस्ट के दौरान आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, क्लास 9th हिंदी कोर्स A की हमारी बुक है कृतिका भाग 1, इस जल प्रलय में। ये है इस बुक का चैप्टर नंबर 1। इस बुक में आपके पास सिर्फ 3 चैप्टर हैं। कितने हैं? 3 ही चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में। ये चैप्टर लिखा किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। अब चूंकि वो हमारे लेखक खुद भुक्तभोगी हैं, उन्होंने खुद इस दृश्य को देखा है, उस पर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया? सजीव चित्रण, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से, और लिख भी वो इस तरीके से रहे कि हमारे सामने भी उस बाढ़ का दृश्य बनता जाए। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रासद हजारों लोग आते हैं। अब क्या होता है, बिहार, अब आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बात करी पटना की, तो पटना बिहार की राजधानी है, और बिहार में बहने वाली नदियों में अक्सर जो है वो बाढ़ आती है। ठीक है, इसका मेन कारण ये रहता है कि नेपाल द्वारा कनेक्टेड होने के कारण ये नदियों में, जैसे कोसी नदी है तो इनसे जो है पानी इन नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे इस एरिया में इतनी बारिश ना भी हो तो भी इन नदियों में काफ़ी बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इन बाढ़ के क्षेत्र में रहने वाले
एरिया में जो लोग होते हैं वो अक्सर जो हमारे लेखक हैं पटना में जो रह रहे हैं उस गांव में आकर अपनी शरण लेते हैं बरसात के दौरान जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती है। अब ये नदियां कौन कौन सी हैं ये याद रखना होगा आपको, कोसी, पनार, गंगा और महानंदा। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंड से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लग जाता है। तो आज तक कभी लेखक ने खुद सामना नहीं किया, लेकिन बाढ़ से त्रस्त ये लोग अक्सर इनके गांव के पास आते थे। तो जो वहाँ पे इलाके होते थे वहाँ पे लोग तंबू लगाकर रह रहे, रिलीफ कैंप्स बनते थे, उनके जानवर यहाँ पर चरते रहते थे। तो इस तरीके से वो ये देखते थे कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि नहीं। तो ये चीज़ वो बताते हैं। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई है। अब ये बाढ़ कब आ रही है? ये आ रही है पटना में, जिसका हमारे लेखक ने खुद सामना किया है 1967 में। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती हैं। अब जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है तो भाई ये सारी खबरें कहाँ पे आ रही हैं? ये आपकी आकाशवाणी में भी प्रकाशित हो रही हैं। लोग उस नदी बढ़ते हुए पानी को देखने के लिए आतुर हैं। तो उन लोगों के मुंह से भी प्रचार हो रहा कि भाई पानी यहाँ तक बढ़ गया, पानी यहाँ तक बढ़ गया। तो वही चीज़ उन्होंने कहा बना पूरे शहर में, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री निवास जो है वो भी डूबने की खबर आई थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। अब भाई सभी लोग निकल रहे थे कि भाई बाढ़ कहाँ तक बढ़ी, क्या करा। तो हमारे लेखक को भी जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो। उन्होंने अपने कवि मित्र को पकड़ा और कहा चलो चलते हैं शहर में, देख के आते हैं कि पानी कहाँ तक है। अब जैसे हम लोग के अंदर भी जिज्ञासा होती है कि भाई वहाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, तो हम लोग भी निकल पड़ते हैं। तो वैसी ही जिज्ञासा हमारे लेखक के साथ भी थी। लेखक बाढ़ के तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। अब जब लेखक हमारे आ रहे थे तो आते जाते लोग, भाई सभी खाली लेखक ही नहीं है, सभी लोग देखना चाहते थे कि भाई बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या हुआ। तो वो सब आपस में बात कर रहे थे। तो पटना में ही एक बहुत बड़ा मैदान है, गांधी मैदान, उसी के पास लोग खड़े हुए थे। ठीक है, तो वो लोग भी आपस में बाढ़ को लेकर बात कर रहे थे। तो हमारे लेखक भी जिज्ञासावश वहाँ पहुँच गए जानने के लिए कि भाई क्या बात है। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। अब चूंकि देखिए सभी लोग जो हैं वो अपने अपने सामानों को सुरक्षित कर रहे थे, बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उस सुरक्षा के चलते सब कहीं ना कहीं इंतज़ाम में लगे हुए थे कि जैसे अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक शॉप है, ठीक है। अब उस शॉप में नीचे सामान है, ठीक है, बाढ़ का पानी आएगा तो जितना भी फ्लोर पे सामान होगा उन सब में पानी भरेगा। तो वो लोग अपने उन सामानों को उठाकर ऊपर ऊपर रख रहे थे, या जिनके पास छत थी या ऊपरी मंजिली थी वहाँ पहुँचा रहे थे। इस तरीके से सब कर रहे थे। तो मोस्टली दुकानें बंद थी, सब कुछ था, लेकिन एक पान की दुकान खुली हुई थी। अब उस पान की दुकान पर ज़्यादातर लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर भीड़ उस पान की दुकान पे थी। रीज़न क्या था? क्योंकि सभी लोग बाढ़ के बारे में जानना चाहते थे। अब बाढ़ की चर्चा होने के लिए भी एक पॉइंट चाहिए, तो सब पान की दुकान पे पान खा भी रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे, रेडियो पर, आकाशवाणी पर बज रहा था। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। सबको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि भाई लगातार पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे अब आप लोग जिस भी शहर में रहते हैं उन जगहों की से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब अगर पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी जैसे नदी में आया, आपके शहर में अगर कोई नदी बह रही तो नदी से छूता हुआ जो भी एरिया होगा पहले वहाँ पानी आएगा, फिर उसके बाद आएगा धीरे धीरे इस तरह बढ़ता है। क्योंकि नदी तक जो एरिया होता है वो स्लांट में होता है, इस तरीके से पहले ऊंचा होगा फिर ऐसे करके होगा। तो इस तरीके से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये आकाशवाणी में सबको खबर दी जा रही थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। अब पान वाले की बिक्री बढ़ी क्यों? क्योंकि सब वहीं इकट्ठा हो रहे हैं जिज्ञासावश कि भाई पानी कहाँ तक बढ़ा, कितना बढ़ा। तो सब वहीं के वहीं इकट्ठा हो रहे हैं, तो भाई पान खा रहे हैं। तो सबकी दुकानें जहाँ बंद हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो पान वाले की दुकान खूब अच्छी चल रही है, उसका खूब पैसा आ रहा है। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे।
लेखक हमारे दुखी थे कि भाई बाढ़ जो है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये चीज़ ऐसे समझिए। पहली तो बात, जब पानी आता है तो सबके घर डूबते हैं, सामान बर्बाद होता है, सब कुछ होता है, जीव जंतु पशु पक्षियों सभी को दिक्कत होती है। पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती, सूखा स्थान नहीं मिलता। फिर जब वो पानी उतरता है तो अपने पीछे अथाह गंदगी छोड़ कर जाता है। फिर उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं वो एक अलग समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे लेखक कहीं ना कहीं वाकिफ़ थे और डरे हुए थे। तो वो इसको अच्छा नहीं मान रहे थे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी ऐलान करती जा रही थी, भाइयों ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अब लेखक हमारे पान की दुकान में देखे, वहाँ सारी सुने मुने और चले आए वापस। अपने घर आ गए। घर आकर जैसे ही घुसे तो भाई नगर निगम की गाड़ियां वहां पर क्या कर रही थी, वहां पर ऐलान कर रही थी। हो रहा था ना कि भाई ये नगर निगम की जिम्मेदारी पड़ जाती है कि पानी कहाँ कहाँ तक आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताना। तो उसने बताना शुरू किया कि भाई धीरे धीरे पानी आ रहा है और रात्रि तक राजेंद्र नगर कंकड़बाग तक पहुँच जाएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं, कि सभी लोग सावधान हो जाइए कि भाई ये, अब जाहिर सी बात है हमारे लेखक जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ये संभावना है कि रात्रि तक इस क्षेत्र में भी पानी आ जाएगा। ये सावधानी नगर निगम के लाउड स्पीकर्स द्वारा अनाउंस की जा रही थी। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते थे पर नींद नहीं आ रही थी। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। अब हमारे लेखक ने अपनी पत्नी से बात करी कि उनकी ज़रूरत का जितना सामान है, कि मान लो अगर पानी आता है 4-5 दिन, 1 हफ्ता पानी अगर रहता है तो उस दौरान हमारी ज़रूरत का खाना, पानी, पीना, केरोसिन, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक पल को अपने आप को निश्चिंत किया कि वो अपनी सारे प्रबंध कर चुके हैं। उसके बाद अब तक रात हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई। अब रात होने के बाद जो है अब ये हुआ कि सोया जाए, मगर लेखक को हमारी नींद नहीं आ रही। वो लिखना चाहते हैं तो अब कहते हैं ना कि जब हमें नींद ना आए रात में तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। तो हमारे लेखक को भी बहुत सारी चीज़ें याद आना शुरू हुई। कब? पुरानी बातें याद आना शुरू हुई। ठीक है, क्या बात थी देखिए। सन 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया और अब कटिहार। ठीक है, अब समझिएगा, जो लोग आप लोग बिहार से कनेक्टेड हैं उनको पता होगा 1947 में जो अभी प्रेजेंट समय में कटिहार है उस जगह की बात हो रही है। वो तब जब हमारे लेखक ने लिखा तब वो पूर्णिया था, अब कटिहार हो गया। जिले में बाढ़ आई थी। ठीक है, मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सिलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। अब हमारे लेखक जो हैं वो स्काउट टीम में रहे हैं। तो स्काउट टीम अक्सर क्या होता है कि ये टीम्स उस समय जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे लेखक उस समय हुए कि जब 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई तो ये अपने गुरुजी के साथ नाव में कुछ ज़रूरती चीज़ें लेकर चले गए थे। अब इसमें उन्होंने क्या बताया देखिए, यहाँ पर नाव पर दवाएं, कुछ बेसिक मेडिसिन्स, केरोसिन तेल क्यों ज़रूरत होती है? एक तो रात में रोशनी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है उस तेल का, यानी कि केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, और जगह जगह लकड़ी लेकर आग जलाने के काम में भी आ जाती है। पकाही घाव क्या होता है अब आप इसके बारे में हम बता दें, पहले बता देती हूँ। दिया सिलाई मतलब मैच बॉक्स। ठीक है, अब पकाही घाव क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक पानी में रहते हैं, जैसे हमारे पैर पानी में रहेंगे। अब जाहिर सी बात है जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ तो हमारा मान के चलिए कि पैर फीट तो हमारा ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सूखी जगह मिलती नहीं है। अब ज़्यादा समय तक जब पानी में पैर रहता है तो स्किन गलने लगती है। ठीक है, गलने से उस जगह घाव बनता है तो उसे हम पकाही घाव कहते हैं। तो उस पकाही घाव के लिए एक अलग से दवा आती है। तो ये सारी दवा एक नाव में रख के ये जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में चले गए वहाँ लोगों की मदद करने के लिए। एक तो उन्होंने 1947 में करा। अब इसके बाद उन्हें नेक्स्ट आया 1949 का याद, यानी कि 1949, 1947, देन 1949 और अभी प्रेजेंट में जहाँ बाढ़ आई है इनके जब समय है वो है 1967। ठीक है,
तो अब 2 साल बाद 1947 में वो गए थे अपने गुरुजी के साथ लोगों की मदद करने, अब वो गए 1949 में, फिर से बाढ़ आई। ठीक, में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना में एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जा रहे थे। अब उन्हें वो वाकया याद आया कि फिर से वो रिलीफ करने गए थे, तो वापसी में नाव पर बहुत सारे लोगों को चढ़ाकर ला रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक ने अपने साथियों के साथ अच्छा ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया, पहले मैं इस बारे में आपको डिस्कस कर दूं फिर दूसरा बताती हूँ। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। अब जब वहां पर वो नाव लेकर गए तो वहां पर एक व्यक्ति जो है वो बीमार था, एक युवक, तो उसको भाई नाव पर बैठाला गया। तो उसका जो पालती कुत्ता था वो भी आ गया, जिसकी वजह से वह उस नाव में बैठे पहले से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं भाई ये कुत्ता नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब इस तरीके से सबने ऑब्जेक्शन किया तो वो युवक ही नाव से उतर गया। उसके उतरते ही कुत्ता भी उतर गया। तो यहाँ पर एक वफादारी की जो भाव है, एक प्रेम स्नेह का जो भाव है, वो हमें देखने को मिलता है, चाहे उस युवक का कुत्ते के प्रति हो और कुत्ते का उस युवक के प्रति हो। अगला क्या है, जब लेखक ने अपने साथियों को एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊपरी स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भून भून कर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव भी दिखा रहा था। अब यहाँ पर 2 इंसिडेंट है। अब क्या हुआ, हमारे लेखक नाव लेकर गए थे, तो एक इंसिडेंट तो उन्होंने कुत्ता वाला बताया, एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि भाई लेखक काफ़ी टाइम से नाव में थे, तो उन्होंने एक ऊंचा टीला सा देखा, तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि हम उसमें जाना चाहते हैं। ठीक है, उस ऊंचे बालू वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो उनके गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम्हें सूखे क्षेत्र की आवश्यकता है, तुम वहाँ पर जाकर सूखे में रहना चाहते हो, उसी तरह तुमसे पहले बहुत सारे पशु पक्षी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े उस सूखे क्षेत्र में पहुँच चुके होंगे। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हारी जान के लिए खतरा है। ये चीज़ उन्होंने बताई। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि एक बार जब वो रिलीफ के लिए सामान वगैरह लेकर एक कबीला जो कि मुंसहार, मेरे ख्याल से मुसहरी गाँव कबीला था, वहाँ पर लोगों की मदद करने गए, तो वहाँ बिल्कुल चौंक गए। वो वहाँ पर मदद करने गए थे खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ का तो पूरा परिदृश्य अलग था। वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, इस पानी से भून कर खा रहे थे, चूहों को मार के खा रहे थे, मार के पका कर भून कर खा रहे थे। वहाँ पर बलवाही डांस चल रहा था, एक काला काला व्यक्ति जो है वो औरत बन के डांस कर रहा था। तो इस तरीके से वो लोग उस बाढ़ में भी इंजॉय कर रहे थे। ये चीज़ देखकर वहाँ पर सभी लोग चकित हो गए थे। फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया। अब क्या, अब लेखक तो अभी ये जो 1947 और 49 की बात जो ये सोच रहे थे, ये रात में जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी तब सोच रहे थे। अब ये वापस प्रेजेंट समय में आ गए। कब? 1967 में पुनपुन नदी में बाढ़ आई तो राजेंद्र नगर तक पानी आ गया। राजेंद्र नगर पटना का बहुत ही फेमस जगह है, सभी लोग जानते हैं। कंकड़ बाग है, बोरिंग रोड है, और क्या नाम, गांधी मैदान है। ये कुछ बहुत फेमस प्लेसेस के नाम यहाँ पर लेखक ने पाठ में हमें बताए हैं। ठीक है, तो नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली और नाव पर ही चाय, नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एक्सप्रेसो तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो। और एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था। अब क्या हुआ भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बाढ़ में बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, तकलीफ होती है, जिनका बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुविधा संपन्न होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो विपत्ति में भी मजा ढूंढ लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ लोग वहां पर थे कि एक नाव को खूब अच्छा सजा धजा कर उन्होंने निकल पड़े उस बाढ़ के पानी में नाव को लेकर। ठीक है, अब वहां पर क्या था कि भाई वहाँ पर चाय कॉफ़ी बन रही है, गाना बज रहा है, लड़कियाँ मैगजीन पढ़ रही हैं, लोग वहाँ फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, आप एक विपत्ति के क्षेत्र से निकल रहे हो जहाँ पर बहुत सारे लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, मगर आपको उनकी चिंता नहीं है और आप जो है उस नाव में इतने आराम से
निकल रहे हो। तो एक तरीके से आप उनकी मुसीबत का मजाक उड़ा रहे हो, उनकी गरीबी की, उनकी विपत्ति का आप मजाक उड़ा रहे हो। यही हुआ ना ये चीज़, तो वही हुआ। लेकिन जब उनकी नाव गोल घर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियां, सीटियां और फप्तियां की ऐसी वर्षा की गई कि फूड़ युवकों की सारी एक्स डिक्शनरी तुरंत गायब हो गई। अब क्या हुआ, ऐशो जो जो दिखा रहे थे, एग्जीबिशन कर रहे थे, वो तुरंत गायब हो गए। अब क्या हुआ, हमने कहा ना कि भाई जब आप कहीं से गुजर रहे हो तो वहां पर बहुत सारे लोग विपत्ति में भी हैं। तो वहां पर भाई चारों तरफ बिल्डिंगें थी, वहां पर लोगों ने खूब सीटियां मारी, खूब हो हल्ला किया। अब ये सारा होते ही उन लोगों के अंदर इतना हेजिटेशन हुआ, इतनी वो हुआ कि वो तुरंत का तुरंत वहां से अपनी नाव लेकर गायब हो गए। रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। अब लेखक इतना सब पुराना सोचते रहे, सब कुछ हुआ, और लेकिन 2:30 बजे के आसपास नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जगे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। यानी कि हमारे लेखक जहां रहते थे वहां अब तक पानी पहुंच चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीर पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। मतलब जहां हम देख रहे थे वहां चारों तरफ पानी था, जमीन गायब हो चुकी थी, लोग परेशान थे, चिल्ला रहे थे, शोर था, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को, सामान को समेटने में लगे हुए थे। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ाना उन्होंने पहली बार देखा था। तो जैसे हमने कहा कि बचपन से उन्होंने ऐसे स्काउट में होने के कारण इन रिलीफ कैंप्स में उन्होंने काम किया था, जगह जगह वो जाते रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि वो खुद इस बाढ़ के भुक्तभोगी बने थे, वरना इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो पहली बार इस तरह की बाढ़ के भुक्तभोगी बने थे। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर था जहां पर उन्होंने 1967 में आने वाली बाढ़ के बारे में तो हमें बताया, लेकिन साथ ही साथ उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे उनके बारे में भी बताया। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ एक सार है, यानी कि समरी है। डिटेल चैप्टर एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना। आप लोग सब क्या करते हो, एंड टाइम में हिंदी उठाते हो, सोचते हो समरी हम पढ़ लें और काम ख़त्म हो जाए। ये काम गलती मत करना। एक बार चैप्टर को इत्मीनान से बैठकर पढ़िए। जब एक बार हम पढ़ लेंगे तो फिर उनकी समरी आप 4 बार भी देख लोगे तो भी आपको ऐसी चीज़ें जो समरी में छूट जाती हैं वो कवर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम अच्छे से इस चैप्टर को एक बार फिर से समझ लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके वाक्य के बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया गया होगा, तभी मैंने कहा ना कि चैप्टर पढ़ लेना। चलिए देखिए क्या है। आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, क्योंकि आकाशवाणी से लगातार जिन जिन क्षेत्रों में पानी बढ़ रहा था उन क्षेत्रों की घोषणा की जा रही थी कि भाई पानी यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक घबराहट और चिंता बढ़ रही थी कि पानी बहुत तेजी से आ रहा है। तो इसके चलते वो सभी बाढ़ से बचने की तैयारियों में लगे हुए थे। आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। ठीक है, और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। इस समाचार को सुनकर लोगों की यह प्रतिक्रिया रही। अब उन्हें लगा कि भाई जहां से ये हमें खबरें मिल रही हैं आकाशवाणी से, उस वहीं तक पानी पहुंच चुका है। तो उनको भी कहीं ना कहीं अंदर घबराहट और टेंशन होने लगी। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, इस समाचार से लोगों को अनिष्ट की आशंका एवं चिंता होने लगी। यानी कि पानी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि पानी जल्दी हमारे एरिया तक भी पहुंचेगा और इससे कुछ ना कुछ गलत होगा। दुकानों ने हड़बड़ी में अपना सामान संभालना प्रारंभ किया और कुछ अपना सामान सुरक्षित जगहों पर भेजने लगे। जैसे मैंने बताया था कि जो दुकानों में सामान था, लोग चाहते थे कि भाई जितना जितना सामान बचा सकते हो बचा लो। तो वो लोग अपने अपने सामानों को सुरक्षित करने लगे। एक मंजिल के जो 2 घर रहते थे वो लोग अपना सामान सुरक्षित करके छतों पर जाने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी आएगा तो सबको लपेटेगा। तो वो लोग कहाँ पहुँच गए थे, वो लोग भी छत पर पहुँच गए थे। दुकानों पर खरीद बिक्री बंद हुई। केवल पान की दुकानों पर लोग बाढ़ को लेकर बातें कर रहे थे। तो लगभग सभी दुकानें जब सुरक्षित की जा चुकी थी तो उन दुकानों के शटर डाउन हो चुके थे।
अब सिर्फ एक पान की दुकान की ही बिक्री खूब अच्छी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी लोग बाढ़ से संबंधित बातें कर रहे थे। लेखक और उनके मित्र लोगों को सहज देखकर स्वयं को संभालने लगे। अब उन्होंने देखा कि भाई बाढ़ आ रही है, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाढ़ की खबर ले रहे हैं। मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ है वो उसी तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे लेखक को थोड़ा और उनके मित्र को थोड़ा घबराहट हुई कि भाई इस परिस्थिति में भी लोग किस तरीके से ऐसे नॉर्मल रह सकते हैं। इस समाचार से लोग अधिक परेशान नहीं हुए और सहज बने रहे कि बाढ़ का पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है, उनके अंदर अभी एक घबराहट नहीं थी जो एक घबराहट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के बढ़ने की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी, पानी आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो वो इस कारण से वो सहजता उनके अंदर बनी हुई थी। अपने फ्लैट की छत से लेखक ने बाढ़ का जो दृश्य देखा उसका वर्णन कीजिए। अब लेखक हमारे क्या थे, एक फ्लैट में रहते थे। अब ये पता था कि भाई बाढ़ आएगा आएगा आएगा, और जब वो रात में सो के सुबह जब उठे तो चारों तरफ पानी ही पानी था, है ना। तो जो वो दृश्य वर्णन कर रहे हैं, अब देखिए ये दृश्य वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में। इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी बुक पढ़ना पहले जरूरी है। तो वो दृश्य आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। बाढ़ आने की प्रतीक्षा करते करते जब लेखक की आंख लग गई और अघोरे में ऐसे गेछे जल कहकर जब लेखक को जगाया गया, ओ ये घाओ ऐसे गेछे जल, मतलब थोड़ा सा बंगाली भाषा में है, मैं भी नहीं बोल पा रही, ठीक है। कहकर जब लेखक को जगाया गया, उस समय सुबह के 5:30 बज रहे थे। लेखक आंख मलता हुआ उठा। उस समय पश्चिम में थाने के सामने वाली सड़क पर झागदार लहरों वाला पानी आ रहा था। क्योंकि देखिए जब पानी बढ़ता है तो उसके आगे जो गंदगी होती है, सब कुछ होता है ना, वो उन्हें लेते हुए आता है। इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो उसके आगे एक फेन सा बनता है, गंदा सा फेन, गेहुआ काला सा फेन बनता है। लेखक दौड़कर अपनी फ्लैट की छत पर चला गया। उसने वहां जाकर देखा चारों ओर चीख पुकार, शोरगुल, कलरव तथा पानी का कल कल सुनाई दे रहा था। पानी की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी। सामने के फुटपाथ को पार कर पानी फ्लैट के पीछे शक्तिपूर्ण बह रहा था, मतलब अच्छे से उसका प्रवाह था। गोलंबर पार्क में चारों ओर पानी था। देखते ही देखते लेखक के मोहल्ले में चारों ओर पानी ही पानी लहरा रहा था। तब लेखक का मन करने लगा कि वह ऐसे दृश्य का फोटो खींचना चाहता है, परंतु अपने पास ना तो कैमरा है और ना ही टेप रिकॉर्डर, कलम भी नहीं है। इस कारण लेखन विवशता से अनुभव करता रहा। तो इसको उन्होंने कहा ना, इस लाइन पे भी एक क्वेश्चन है पूरा कि अच्छा हुआ मेरे पास कलम नहीं, अच्छा हुआ मेरे पास कैमरा नहीं। तो ये बात भी लेखक ने कही थी। वो इस सारे दृश्य को रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे अपनी स्मृति पटल में, अपनी यादों में सुरक्षित रखा, उसे सिर्फ अनुभव किया। अब ये देखिए होता है आजकल जो है ना, हमारे सामने अगर कोई चीज़ घट रही हो, कुछ अच्छा, तो हम लोग फोटो बनाने में लग जाते हैं, उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक होता है। तो हमेशा ये देखिए कि उन पल को एंजॉय करिए, वो पल दोबारा नहीं आएंगे। फोटोज तो खिंच जाती है ना, तो उनको भी कैप्चर कीजिए, लेकिन साथ में उस पल को भी आपको एंजॉय करना है। तीसरा प्रश्न है, गांधी मैदान की ओर से जाते समय लेखक ने क्या क्या देखा। अब लेखक जब गांधी मैदान, अपने कवि मित्र के साथ लिखने थे ना बाढ़ का जायजा लेने के लिए, तो जब वो गांधी मैदान की तरफ से जा रहे थे तो वहां उन्होंने क्या दृश्य देखा था। लेखक बाढ़ का पानी देखने के लिए अपने मित्र के साथ रिक्शे पर बैठकर कॉफी हाउस के उसके बंद हो जाने से वह मित्र के साथ अप्सरा सिनेमा के बगल से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ, ये अपने मित्र के साथ निकले थे कहाँ, कॉफी हाउस जाने के लिए, लेकिन जब वो रिक्शे से वहां पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद था। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है कहाँ चलते हैं, अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से वो जाने लगे। पैलेस होटल इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भर गया था। अब जो लोग वहाँ रहते हैं वो पता होगा उन्हें कि ये जगहें आती, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता क्योंकि मैं पटना गई तो हूँ, लेकिन 1-2 बार गई हूँ, इसलिए वहाँ की जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे गोलघर है, गांधी मैदान है, राजेंद्र नगर है, कंकड़ बाग है, बोरिंग रोड है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने जाना है और उनको देखा भी है। लेकिन अब पर्टिकुलर सारी चीज़ें, अब जैसे इंडियन एयरलाइंस का ऑफिस हो गया, पैलेस होटल हो गया, तो ये मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे है, ठीक है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन
विज्ञापनों की परछाएं सैकड़ों रंगीन सांपों के समान दिखाई दे रही थी। अब जब पानी बढ़ेगा तो जो होर्डिंग्स लगे हैं उनके रिफ्लेक्शंस उस पर दिखेंगे, तो वो जब पानी बढ़ रहा है तो ऐसे 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 करके लहरा रहा है। अब जब उसकी परछाई उस पर पड़ रही है, जैसे लग रहा है बहुत सारे सांप चल रहे हैं रंग बिरंगे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े होकर बाढ़ के बढ़ने का दृश्य देख रहे थे। गांधी मैदान काफी बड़ा मैदान है, तो उसके रेलिंग के किनारे किनारे लोग खड़े होकर क्या पानी बढ़ रहा है ये सारा दृश्य वो देख रहे थे। वह दृश्य स्मृति के रूप में मन में भले ही उभर रहा था, परंतु उन पर बाढ़ के पानी का गहरा आवरण पड़ रहा था। कहीं ना कहीं वो एक दिल के अंदर छाप छोड़ रहा था। लेखक को बाढ़ के पानी के इस तरह के बहाव को देखने का यह अनुभव सर्वथा नया था। मैंने कहा ना, वो बाढ़ पहले देख चुके थे। अब देखिए, ऐसा होता है कि जब हम बाढ़ में रिलीफ के लिए जाते हैं तो उस जगह ऑलरेडी पानी भर चुका है और हम वहां पर लोगों की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो किस तरीके से पानी आता है, ये अनुभव उनके लिए पहली बार नया था कि कैसे धीरे धीरे पानी बढ़ता है। ये वो पहली बार देख रहे थे। चौथा प्रश्न है, लेखक मुसहरी बस्ती में क्या करने गया था, उसने वहां कौन सा दृश्य देखा, वर्णित कीजिए। तो लेखक मुसहरी बस्ती में गए थे, वहां पर बाढ़ से घिरे उस द्वीप पे लोगों को रिलीफ देने के लिए, यानी कि लोगों को जरूरत का सामान देने, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन वहां का दृश्य देखकर तो वो खुद भौचक के रह गए कि वहां लोग मछलियां पकड़कर भून कर खा रहे हैं, चूहे मारकर भान कर खा रहे हैं, वहां पर डांस चल रहा है, बलवाही डांस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर हम ये सोच कर गए थे कि भाई वहां के लोग परेशान होंगे, खाने पीने को नहीं होगा, दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन वहां तो का दृश्य बिल्कुल अलग ही था। लेखक मुसहरी बस्ती में सन 1949 यानी कि 1949 में महानंदा में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत बांटने गया था। लेखक को खबर मिली कि मुसहरी की बस्ती में लोग कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं और किसी तरह जी रहे हैं। लेकिन जब लेखक सेवा दल के साथ वहां पहुंचा, अब उन्होंने बोला कि भाई वहां के लोग मछली और चूहा खा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति है, तो मदद करने पहुंच गए। तो उसने कुछ अलग ही दृश्य देखा कि मुसहरी बस्ती में ऊंचे पर एक मंच बना हुआ है और एक काला कलूटा नट लाल साड़ी पहने हुए रूठी दुल्हन का अभिनय कर रहा है। मतलब वहां पे ये हुआ कि भाई लोग दुखी होंगे, तकलीफ होंगे, यहाँ तो नाट्य चल रहा है और पुरुष बना नट उसे मना रहा है। इस पद के साथ ही ढोलक पर ध्रुत ताल बजने लगी, यानी कि ढोलक पर ताल बज रही है। ध्रुत मतलब बहुत तेज गति से ताल बजने लगी। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। मतलब पानी भरा हुआ है, वो सब उसी में कचर पचर करके डांस कर रहे हैं और सब खुश हैं। इस दृश्य को देखकर लेखक को लगा कि हम राहत सामग्री बांट कर भी उन्हें ऐसी हंसी नहीं दे पाएंगे। यानी कि उन लोगों ने अपनी मुसीबत में भी अपने आप को खुश रखना सीखा। अगर वो सामग्री बांट देते तो भी वो खुशी नहीं रहती। उनके पास जितनी सामग्री थी, जितनी चीजें थी, उसी में उन्होंने अपने आप को खुश रखा और उसी खुशी के साथ वो वहां पर रह रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है, पटना की बाढ़ में पिकनिक मनाने आए युवक युवतियों के साथ कैसा बर्ताव हुआ और क्यों? जो उनके साथ बर्ताव हुआ कि सभी लोगों ने उनके ऊपर सीटियां बजाईं, तालियां दी, फप्तियां कसी, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग उस विपत्ति के समय में जो है वो खुश होने और दिखावे की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों की दुख और तकलीफ को नहीं समझ रहे थे, है ना? ये चीज होना चाहिए। सन 1967 में पटना में भीषण बाढ़ आई और पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया। सारा इलाका जलमग्न हो गया। तभी कुछ मनचले युवक युवतियों की टोली सज धज कर नाव पर सवार होकर पानी पर उतरी। मतलब खुद भी सजे धजे और नाव को भी कुछ सजा धजा लिया। नाव पर स्टोव जल रहा है और उस पर केतली रखी है। बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक युवती मनमोहक अदा में नेस्कैफे का पाउडर मथ रही थी। दूसरी युवती रंगीन पत्रिका मस्ती में पढ़ रही थी। एक युवक घुटनों पर कोहनी रखे मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। ट्रांजिस्टर बज रहा था। ऊंची आवाज में गाना सुनाई पड़ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। युवक युवतियों का यह आनंद उत्सव राजेंद्र नगर के लड़कों को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई आप उत्सव मना रहे हैं लेकिन आसपास के लोग तो दुखी हैं,
उनको तकलीफ है कि नहीं। उन्होंने ब्लॉक की छत से इतनी किलकारियां, सीटनी और फप्तियों की बौछार करी कि वे लज्जित हो गए और लाल होंठ काले पड़ गए। लाल होंठ काले पड़ जाने का मतलब क्या है, अभी तक तो बड़े खुश थे और एकदम से इतनी फप्तियां सुनने के बाद उनकी कंडीशन क्या हो गई, वो सभी घबरा गए, लज्जित हो गए और वहां से भाग खड़े हुए। ठीक है, तो ये था हमारा बुक का पहला अध्याय। इस जल प्रलय में हमने आपको समझाया। तो इसी तरीके से भी हमारे पास 2 अध्याय और हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा मेरे संग की औरतें। तो चलिए देखेंगे कि भाई ये कौन कौन सी औरतें हैं जो लेखिका हमारे साथ लेकर आई हैं और उनके जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंशों को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।